नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर सेल पर, और ये सेल का हमारा छठा लेक्चर है। जिस किसी ने भी पहले के 5 लेक्चर्स ना देखे हों वो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके पहले के 5 लेक्चर्स देख सकता है। पहले के 5 लेक्चर्स में हम लोग सेल के टाइप्स, उसके बाद सेल के कंपोनेंट्स, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज पे बात कर रहे थे। और सेल ऑर्गेनेलीज पे बात करते हुए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात कर चुके थे। तो उसी में आज हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस पे। तो ये हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस कुछ ऐसा दिखता है। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। पहले इधर देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका डिस्कवरी किसने करा, सबसे पहले इसको खोजा किसने, तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवरी किसने करा? कैमिलो गोल्जी। कब किया? 1898 में। ठीक है, तो गोल्जी एपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन द ईयर 1898 में इसका डिस्कवरी किया। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। अब देखो इसमें 3 चीज होते हैं, वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। ठीक है, 3 चीज, तीनों समझते हैं क्या होता है। वैक्यूल, सबसे पहले वैक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एम्प्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर जो ये चीज है, ठीक है, ये है क्या? वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा वेसिकल्स। वेसिकल्स भी कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ये भी गोल सा होता है, ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्लैक, ये क्या है? ये है वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स। वैक्यूल समझ में आ गया, वेसिकल समझ में आ गया। अब सिस्टर्नी क्या होते हैं? ये डिस्क शेपेड जो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये डिस्क शेपेड जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं डिस्क शेपेड, इसी को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बताया मैंने बताया गोल्जी एपैरेटस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमिलो गोल्जी। कब? इन द ईयर 1898। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स, 3 चीजें होती हैं इसमें। सिस्टर्नी क्या होता है? ये डिस्क शेपेड फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसी को हम कहते हैं सिस्टर्नी। उसके बाद वेसिकल्स और वैक्यूल क्या? एम्प्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ पैकेजिंग मटेरियल होता है, और ये वेसिकल भी ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स है और ये वाला जो है ये वैक्यूल है। ठीक है, उसके बाद सिस्टर्नी जो है वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। देख रहे हो, एक सिस्टर्न, उसके दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो सिस्टर्नी क्या होते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो सिस्टर्नी आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं? सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, अब ये जो सिस्टर्नी है, ठीक है, ये जो पैरेलल, जो एक स्टॉक जैसा जो है, ठीक है, ये जो पैरेलल अरेंजमेंट से जो स्टॉक हुआ, इस पूरे स्टॉक को हम क्या कहेंगे? सिस्टर्न कहेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। ठीक है, इस पूरे स्टैक को, ठीक है, इस पूरे स्टैक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी क्या क्या बताया मैंने? सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और ये इस पैरेलल अरेंजमेंट के वजह से वो एक स्टैक बनाते हैं। उसी स्टैक को इसी स्टैक को क्या कहा जाता है? सिस्टर्न कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनमें 2 फेज होते हैं। इनमें 2 फेज होता है, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस कहाँ रहता है? हमेशा न्यूक्लियस के साइड रहता है। और ट्रांस फेस कहाँ रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड रहता है। याद रखना हमेशा, सिस फेस कहाँ? सिस फेस न्यूक्लियस के डायरेक्शन में, न्यूक्लियस के साइड। ट्रांस फेस कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साइड। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, हैव 2 फेसेस, सिस फेस, ट्रांस फेस। सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ट्रांस फेस टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। ये ट्रांस फेस कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है, सिस फेस कहाँ, न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल के केस में ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स के तौर पे पाए जाते हैं जिनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और वहीं एनिमल सेल में ये इसी कंबाइंड स्ट्रक्चर नेटवर्क एज ए नेटवर्क पाए जाते हैं जिनको गोल्जी एपरेटस कहते हैं। वहीं प्लांट सेल में ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स के तौर पे डिक्टियोसोम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसके फंक्शन पे बात करते हैं। हाँ, तो अगर अब हम फंक्शन देखें गोल्जी एपरेटस का तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करके फिर ये बाहर सिक्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये सिक्रेटरी इन नेचर होता है। क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड और प्रोटीन बना, ठीक है, तो ये जो लिपिड ये जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और उसको पैक करके फिर बाहर सेल में रिलीज कर देता है, ठीक है। जैसे किसी एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, पहले बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद फिर उसमें प्रिजर्वेटिव, जैसे कोई खाने का चीज, जैसे चिप्स बनाते हैं, ठीक है, तो चिप्स बनाने के बाद उसको प्रिजर्वेटिव में डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। फिर मतलब ये हो गया मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद उसको पैकेज किया जाता है, उसको पैकेट में पैक किया जाता है और पैकेट में पैक करके फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी तरह से काम करता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद फिर उसको पैक करके सेल में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। कौन, स्टोर्स, मॉडिफाइड एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट। इसका सबसे गोल्जी एपरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्टोरिंग और पैकेजिंग, ठीक है। ये प्रोडक्ट के पैकेजिंग में हेल्प करता है। दूसरा, इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तीसरा, इट हेल्प्स इन मेलेनिन सिंथेसिस, ये मेलेनिन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो गोल्जी एपरेटस के 3 फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप लोग को याद रखना है वो क्या, कि स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड इट हेल्प्स इन मेलेनिन सिंथेसिस, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या, कि इसका डिस्कवरी किसने करा, कैमिलो गोल्जी। कब, 1898 में। उसके बाद इसमें ये तीन स्ट्रक्चर से बनता है, कौन, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स। ये दूसरा, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होते हैं ये डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इनके पैरेलल अरेंजमेंट के वजह से एक स्टॉक बनता है, ठीक है। इसी स्टॉक को क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस होता है न्यूक्लियस के साइड और ट्रांस फेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इसका फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बताया मैंने, स्टोरिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम और तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन मेलेनिन सिंथेसिस, ये मेलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला सेकेंड सेल ऑर्गेनेली जो है माइटोकॉन्ड्रिया।
हाँ, तो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेपेड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर रहता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम। ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिगर में साफ दिख रहा है, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर, एक जो पहला मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहर जो दिख रहा है, दूसरा जो फोल्डेड वाला है ये है दूसरा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो पहला क्या मैंने बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो बाहरी परत है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो पोरस है। ठीक है, पोरस मतलब जाली जैसे होता है। ठीक है, जिससे आर पार जा सके, कोई कंपोनेंट का ट्रांसफर आर पार हो सके। ठीक है, जैसे घड़ा जो होता है, ठीक है, घड़ा क्या होता है? पोरस होता है, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, तो सेम ये जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या होता है? वो पोरस होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। साफ दिख रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो डीपली फोल्डेड है। और उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? उन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टा। ठीक है, उन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये जो है, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब इनके पास अपना डीएनए होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? डीएनए है। तो इनके पास अपना डीएनए होता है। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं? ये खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वही लिखा है देयरफॉर सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, इनके पास डीएनए और राइबोसोम होते हैं, सिंथेसाइज कर अपना प्रोटीन खुद से सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्या है? लास्ट में लिखा है ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या फिर स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। अब समझते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यही जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज सेल का जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर्ड रहता है? वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड रहता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी। ये बैटरी की तरह काम करता है सेल के। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शन देखते हैं इसका। हाँ, तो इसके बाद अगर फंक्शन की हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो पहला फंक्शन भी वही है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी को, एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, स्टोर भी करता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है? ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि दे हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये क्या करते हैं? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब रेस्पिरेशन में पहले की पीछे क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो एटीपी यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब ये सेल के रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को
प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन होता है, इन्हीं के अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्शन होके एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका दो फंक्शन। पहला क्या कि सबसे मेन फंक्शन जो है, सबसे मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दूसरा क्या है, दे हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कैमिलियो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये वेसिकल्स, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टर्नी होते हैं वो सिस्टर्नी पैरेलली एक स्टैक में अरेंज्ड होते हैं, और उस पूरे स्टैक को हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे स्टैक को हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। ठीक है, इसके दो फेस थे, कौन कौन, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस किसके साइड था, वो न्यूक्लियस के साइड फेस कर रहा था। ट्रांस फेस किसके साइड फेस कर रहा था, ट्रांस फेस जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साइड फेस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा कि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन और स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसी के वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें और बने रहें अध्ययन विज्ञान के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।